ओके, तो आज बात करेंगे एंजाइम के एक्शन की और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। ठीक है, आपको बताया कि हमारा यूनिट चल रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एंजाइम। ठीक है, जिसमें अब तक हमने ये देख लिया है कि एंजाइम को डिस्कवर करा था कोहो ने। ठीक है जी, और ये बात है 1878 की। ठीक है, कोहो ने डिस्कवर करा था। और पहले ये माना जाता था कि एंजाइम जो है मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एंजाइम कुछ आरएनए भी ऐसे हैं कि जो एंजाइम का काम करते हैं। ठीक है, उनको राइबोजाइम कहा जाता है। और थॉमस चेक और सिडनी एल्टमैन ने ये काम किया था इन 1982। 1989 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी डिस्कवरी ऑफ एंजाइम के बारे में। उसके बाद हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक देखी। ठीक है, कि एंजाइम मोस्टली सेल के अंदर बनते हैं, हार्मोन्स की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनते हैं। एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए भी एंजाइम का काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था एंजाइम जिस चीज पर एक्ट करते हैं, ओके, उस चीज को सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, और रिएक्शन कैटालेज होगा। रिएक्शन के बाद एंड में जो हमें चीज मिलेगी ना, वो अब सबस्ट्रेट नहीं कहलाएगी राजा बेटा, वो चीज कहलाएगी रिएक्टेंट। ये आपको याद रखना है। इनिशियली वो चीज, द थिंग ऑन विच एंजाइम एक्ट, उन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में ये सबस्ट्रेट तो ब्रेक हो जाएगा, इससे हमें नई चीज मिल जाएगी, और नाउ उसे हम सबस्ट्रेट नहीं बल्कि प्रोडक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में मिलेंगे। ठीक है जी, और इनसे हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है राजा बेटा? सबस्ट्रेट, और ग्लूकोज क्या है? प्रोडक्ट। समझ में आ रही है ये बात? ये रिएक्शन इतना सिंपल होता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट फॉर द सेक ऑफ स्टडी हम इसको इतना सिंपल मान के चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंजाइम कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एक्टिवेटर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को घटाते हैं, इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के केस में जिंक उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, और इनहिबिट कौन करता है उसकी एक्टिविटी? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की एक्टिविटी नहीं, बाइकार्बोनेट आयन उसकी उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है, इनहिबिटर का काम करती है वो। अच्छा, इसके बाद हमने ये देख लिया था कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं। अच्छा, एंजाइम रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन के एंड में, केमिकल रिएक्शन के एंड में वैसे के वैसे होते हैं। ठीक है, केमिकली एंजाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एंजाइम केमिकली अनचेंज रहते हैं, ये खासियत है एंजाइम की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंजाइम के पास एक साइट होती है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि उसे हम साजिद क्या कहते हैं उस साइट को, जहां जी एक्टिव साइट। ठीक है। अच्छा, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्टली एंजाइम किस चीज से बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है जी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आरएनए भी एंजाइम का काम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं सिकंदर? राइबोजाइम। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने प्रोटीन की बात की थी तो आपको याद है प्रोटीन को हमने अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया था। कौन कौन सी बेसिस थी? यस। अच्छा, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर की बेस पे देखी थी। स्ट्रक्चर की बेस पे हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन थी? वी हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, यूनिट्स की बेस पर कौन कौन सी प्रोटीन थी? ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं हम। यूनिट की बेस पर सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, और ड्राइव्ड प्रोटीन। इसके अलावा फंक्शन की बेस पे भी तो हमने देखी थी बहुत सारी प्रोटीन, याद है आपको? मैंने आपको बताया था कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है, कुछ हार्मोनल प्रोटीन होती है, कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन होती है, कुछ रिसेप्टर वाली प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बहुत सारे काम है प्रोटीन के, ये हमने डिस्कस किए थे। और फाइनली हमने शेप की बेस पे भी तो दो तरह की प्रोटीन देखी थी। कौन सी थी वो शेप की बेस पर जो हमने दो प्रोटीन देखी थी? वेरी गुड। एक होती है फाइब्रस और दूसरी कौन सी होती है? ग्लोब्यूलर। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होंगी? ऐसी काइंड की प्रोटीन जो कि फाइबर जैसा स्ट्रक्चर रखती हो, ठीक है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर रखती हो। दूसरी होती है ग्लोबुलर, ऐसी काइंड की प्रोटीन जो कि ग्लोब नुमा स्ट्रक्चर रखती हो। ग्लोब नुमा जैसा हमारा अर्थ का ग्लोब है ना, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होगा उनका, इस तरीके का ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर रखती हो, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम जो है ना, एंजाइम वो एक टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो राजा बेटा आपको याद रखना है, एंजाइम इज एन ग्लोबुलर प्रोटीन। इसकी जो शेप होगी ना वो ग्लोब जैसी होगी। ग्लोब समझते हैं आप सर? अर्थ का जो ग्लोब है ना, अर्थ की जो शेप है स्फीयर शेप होगी, यहाँ पर लिख देते हैं स्फेरिकल। अच्छा, देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट एंजाइम जो है एसिड्स के अंदर, बेस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है वगैरह वगैरह, उस चीज को हम छोड़ते हैं। आपको ये याद रखना है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं।
जब भी हम एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ना, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में तीन चीजें डिस्कस करनी होती हैं। देयर इज एक्टिव साइट, ठीक है राजा बेटा, देयर इज स्ट्रक्चरल पार्ट, और लास्ट में होता है एक और साइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। इन तीन साइट्स की बात करेंगे। अब तक मैंने आपको पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन दिया है, ठीक है, रिकैप दिया है। उसके बाद हमने देखा कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम के स्ट्रक्चर में हम एक्टिव साइट डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ेंगे और एलोस्टेरिक साइट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले एक्टिव साइट देखते हैं। ये हमारे सामने एक एंजाइम है, ठीक है। एक्टिव साइट क्या होती है सिकंदर? एंजाइम में एक्टिव साइट में कौन आके फिट होगा? ठीक है जी, सबस्ट्रेट, द साइट इन विच सबस्ट्रेट कैन फिट, द साइट इन विच सबस्ट्रेट कैन फिट इज नोन एज एक्टिव साइट। ये वाली साइट दिख रही है पूरी, ये पूरी एक्टिव साइट है, ये पूरी एक्टिव साइट है जी जी। प्रोटीन से बने रहेंगे, आरएनए से जी। हम नहीं, वो भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि कैसा आरएनए है, ठीक है। और आरएनए का स्ट्रक्चर हमें मालूम है कि उसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसमें भी साइट तो होगी जहां पर सबस्ट्रेट फिट होगा, एक्टिव साइट उसमें भी होगी, ठीक है। पर यहाँ पे हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम ग्लोबुलर प्रोटीन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्टिव साइट उसमें भी होगी। अच्छा, तो वो साइट जहां पर सबस्ट्रेट फिट होगा उसे सतीश क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। अच्छा, ये वाला आपको सामने रेड कलर का दिख रहा है, ये सबस्ट्रेट है। अच्छा, ये सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ आएगा और यहाँ आकर के फिट होगा, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि सबस्ट्रेट जब फिट होगा ना एंजाइम की एक्टिव साइट में, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान बॉन्डिंग डेवलप करेगी, ठीक है जी। पता है कौन सी बॉन्डिंग होगी? इस बॉन्डिंग के अंदर एंजाइम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, से फॉर एग्जांपल एंजाइम पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जी यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग हाइड्रोजन। और सबस्ट्रेट पर पता है क्या होगा? सबस्ट्रेट पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होंगे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप कर जाएगी। सिकंदर, हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी काइंड की बॉन्डिंग जिसमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, ठीक है, और हाइड्रोजन मौजूद हो, इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप की है वो कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्टिव साइट का वो साइट जहां पर सबस्ट्रेट बॉन्डिंग बनाता है, दोनों कानों से बात सुननी है। एक्टिव साइट का वो साइट जहां सबस्ट्रेट अपनी बॉन्डिंग बनाता है विद द एंजाइम, दिस साइट इज नोन एज बाइंडिंग साइट। इसे हम, उस साइट को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं, जहां पर बॉन्ड्स बनते हैं, बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। एंजाइम में क्या मौजूद होती है? एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट वहां करके फिट होता है, जहां सबस्ट्रेट और एंजाइम की बॉन्डिंग बनती है उस साइट को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग साइट। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो क्या होगा, ये वाली साइट दिख रही है आपको, एंजाइम इस साइट से सबस्ट्रेट को कर देगा ब्रेक, ठीक है। सबस्ट्रेट को ब्रेक करके और सबस्ट्रेट को रिलीज कर देगा इस तरीके से, इस फॉर्म में। सबस्ट्रेट जो जुड़ा हुआ था अब उस सबस्ट्रेट के दो हिस्से हो जाएंगे। सतीश, अब इस सबस्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। अब ये कहलाएगा प्रोडक्ट। ये वाली बात आ रही है समझ में? पहले ये क्या था साजिद, अब क्या बन गया? प्रोडक्ट। जिस साइट में अटैच हुआ था, एक्टिव साइट की वो साइट जहां बॉन्डिंग बनी थी सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, उसे हम क्या कह रहे थे? बाइंडिंग साइट। और वो साइट जो कि इस बॉन्ड को ब्रेक करती है, सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाती है ना, उसे हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इट इज कैटालिटिक साइट। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? या एंजाइम खुद ही कैटालिस्ट है, ये रिएक्शन को फास्ट अप करेगा, क्योंकि एंजाइम ने बॉन्ड ब्रेक करे ना, ये वाली साइट ही कैटालिटिक साइट कहलाती है। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो एक्टिव साइट के इस तरीके से कितने पार्ट हो गए? हाँ, एक्टिव साइट के कितने पार्ट हो गए? दो। कौन सा पार्ट ब्रेक करेगा उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जो पार्ट ब्रेक करेगा उसे क्या कहेंगे? कैटालिटिक साइट। नहीं, ये बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट के साथ, और ये पार्ट जो है वो ब्रेक करेगा।
तो ये जो पार्ट है ना, जिस जो के अंदर धसे हुए हैं, ये हो जाएंगे बाइंडिंग साइट, और जो ब्रेक करेंगे ना वो कहलाएंगे कैटालिटिक साइट। ठीक है, एक्टिव साइट के कितने पार्ट हो गए? बाइंडिंग साइट, वो बाइंडिंग साइट कौन सा साइट होगा? ठीक है, और कैटालिटिक साइट बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्डिंग कौन सी बनती है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान? यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितना याद रखिएगा। इस तरीके से एक्टिव साइट हमने डिस्कस कर ली। अब हम स्ट्रक्चरल पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये दोनों जो है वो एंजाइम है। आप देखें, ये वाला जो एंजाइम है ना वो एक ही कलर से बनाया गया है, और ये वाला एंजाइम दो कलर से बनाया गया है। ये वाला जो एंजाइम है ये एक्सक्लूसिवली प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ये प्रोटीन से ही बना हुआ है। ठीक है, ये जो एंजाइम है इसमें कोई मिलावट, कोई और चीज नहीं है, ये प्रोटीन से बना हुआ है जी। ये वाले नहीं, ये तो हमने आप अपनी सेक ऑफ स्टडी के लिए बनाए हैं। एंजाइम की नॉर्मली से कोई शेप नहीं होती। हाँ, एंजाइम ज्यादातर जो शेप रखते हैं ना वो प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, इन तीनों में से कोई भी शेप रख सकते हैं। क्वार्टर क्वार्टर सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी जी। बिल्कुल, हर वो बॉन्डिंग होगी जो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी बॉन्डिंग में हमने डिस्कस की थी। हमने वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग डिस्कस की थी। वो सारी बॉन्डिंग एंजाइम में मौजूद होंगी, लेकिन वो दिखा पाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ग्लोबुलर जब हमने कहा तो एंजाइम कोई सी भी शेप रख सकता है। बहरहाल हम जब इसकी एक्टिव साइट और उसकी स्ट्रक्चरल पार्ट देख रहे हैं वो किससे बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? देखें, ये स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, कुछ एंजाइम एक्सक्लूसिवली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रोटीन से बना हुआ है, डेट्स व्हाई एक कलर से आपको दिखाया गया है। ऐसे एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं ना उन्हें हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं, उन्हें सिंपल एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, दूसरे वो एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मुश्तमिल होता है। प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मुश्तमिल होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ऐसे एंजाइम को कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इस एंजाइम का एक और नाम भी है, इसे हम क्या कह रहे थे? सिंपल एंजाइम कह रहे थे ना, तो इसे होलो एंजाइम कहा जाता है, होलो एंजाइम। देखें, कुछ एंजाइम एक्सक्लूसिवली प्रोटीन से बने हुए हैं, कोई मिलावट नहीं है, ऐसे एंजाइम को जो है वो सिंपल एंजाइम कहा जाएगा। और जो दूसरे एंजाइम होते हैं ना उनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मुश्तमिल होता है। ठीक है, ऐसे एंजाइम को कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर, इनके साथ प्रोटीन के साथ दूसरा पार्ट भी मौजूद होगा, कोई एतराज नहीं है। कॉन्जुगेट एंजाइम भी कह सकते हैं, होलो एंजाइम भी कह सकते हैं। सतीश, आर यू गेटिंग मी? चले आगे बढ़ते हैं। देखें, ये जो प्रोटीन पार्ट है ना इसका, इसके प्रोटीन पार्ट का नाम है, इस प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहा जाता है, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। और ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट ग्रीन जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसे कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन नहीं है। सिकंदर रिपीट करेंगे हमारे लिए। सिकंदर, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मुश्तमिल होगा तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम। उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे क्या कहेंगे? नॉन प्रोटीन पार्ट को यस, कोफैक्टर। ठीक है, और प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम। आप जगह में चले आगे देखते हैं। ये वाला जो है ना ये कोफैक्टर है। अच्छा, अब देखें, कोफैक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, इट कुड बी इनऑर्गेनिक, इट कुड बी ऑर्गेनिक। और जब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहूंगा तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। वेरी गुड, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो। और इनऑर्गेनिक कौन से होंगे? बॉन्डिंग ना हो। अच्छा, ये देखिए, ये जो इनऑर्गेनिक है ना ये बड़े अच्छे हैं, ये इस प्रोटीन पार्ट से तब ही अटैच जो होते हैं जब एंजाइम को काम करना होता है। ठीक है, मतलब ये समझो ये ऐसे दोस्त हैं जो स्टडी के दौरान आपको तंग नहीं करते, जब आपको हेल्प की जरूरत होती है ना जब आपकी हेल्प करते हैं, ये वाले पार्ट इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, अच्छा, इनऑर्गेनिक पार्ट में कौन कौन हो सकता है? इन दोस्तों में कौन कौन हो सकता है? इनमें आइंस होंगी, क्लोराइड आइन, ठीक है, जिंक आइन, जैसे कल हमने मैग्नीज आइन, सायानेट आइन, ये आइंस होंगी। जी हाँ, ये लूजली अटैच्ड होते हैं इस प्रोटीन पार्ट के साथ, साइन होंगे, कुछ कैटाइन होगी कुछ एनाइन होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये इनऑर्गेनिक आएंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं ना ये दो तरीके के होते हैं।
कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर उन उन दोस्तों की तरह ही है, अच्छे दोस्तों की तरह, जो स्टडी के दौरान आपको तंग नहीं करते, लेकिन जब हेल्प की जरूरत होती है ना, जब आते हैं और आपकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। देखिए याद रखें, ये जो होलो एंजाइम है ना, होलो एंजाइम का ये प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर का मोहताज है। जब तक कोफैक्टर नहीं होगा ये काम नहीं कर पाएगा, याद रखो, इसको कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, जैसे हमें अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है, इसे इसे चाहिए, ये कोफैक्टर नहीं होगा ये काम नहीं कर पाएगा। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकती हैं। अगर इनऑर्गेनिक आयन होगी तो जब एंजाइम अपना काम दिखाएगा, कब दिखाएगा, जब सबस्ट्रेट फिट होगा यहाँ पर, जब ये आकर के इनऑर्गेनिक आयन अटैच हो जाएंगी। अदरवाइज एंजाइम को छोड़ देंगी, एंजाइम फ्री होगा, कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा, ना ही एंजाइम को तंग करेगा। कुछ ऑर्गेनिक आयन भी ऐसी होती हैं जो कि एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड होती हैं। जब काम परफॉर्म करना होता है ना, जब आके अटैच्ड होती हैं, जब काम परफॉर्म नहीं करना होता तब ये हट जाती हैं। ऐसी काइंड की इनऑर्गेनिक आयन का नाम है, आपको याद रखना है, उनका नाम है कोएंजाइम। कोएंजाइम, क्या आप मुझे बता सकते हो कोएंजाइम की तरह कौन काम कर सकता है? क्या हमने कभी कोएंजाइम डिस्कस किए? NAD, राजा बेटा, हाउ डू यू फॉरगेट द NAD? NAD, NADP, FAD। ठीक है, देखें एक बार रिपीट करते हैं। देखें, होलो एंजाइम में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे सिकंदर? प्रोटीन पार्ट को, ठीक है जी, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कैसा है? तब अटैच होंगे, अदरवाइज हट जाएंगे, उससे लूजली अटैच होंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे हैं कोफैक्टर जो कि काम के टाइम भी इस पर अटैच होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे हैं वो एनी अटैच ही रहते हैं, एंजाइम चाहे काम करे चाहे ना करे। ऐसे काइंड के ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम राजा बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप। पहले आप मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई आपका सवाल है, उसके बाद मैं आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल बताऊं, वाइंड अप करें इसे हम। प्रोस्थेटिक ग्रुप का कोई सवाल नहीं है सिकंदर, पक्की बात है, आगे बढ़े चले। परमानेंटली अटैच्ड होते हैं, वेरी गुड, इन्होंने और भी आसान कर दिया, ये परमानेंटली, टेम्पररी। नहीं, ये अटैच्ड जब इनकी नीड हो, ये अटैच्ड होंगे ना, तो एंजाइम काम परफॉर्म कर पाएगा जी। हाँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप की भी ये अटैच रहेंगे, लेकिन ये अटैच रहेंगे इसका मतलब ये नहीं ये अटैच है तो एंजाइम काम करता रहे करता रहे करता रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अटैच ही रहेंगे, सबस्ट्रेट आया काम दिखाएंगे, सबस्ट्रेट नहीं है काम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल बताने जा रहा हूँ अब मैं आपको। ठीक है, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है कभी? कहाँ मौजूद होती है ये वाली प्रोटीन? यस, हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसे हम ब्लड के नाम से जानते हैं, और ब्लड के अंदर कुछ सेल होते हैं जिन्हें आरबीसीज कहते हैं। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है, दैट प्रोटीन इज नथिंग बट व्हाट? यस, हीमोग्लोबिन राजा बेटा, हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन के अंदर एक पार्ट होता है हीम, वो जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो ग्लोबिन का पीछा कभी नहीं छोड़ता, और जब इन्हें काम करना होता है जब भी इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। आ रही है बात समझ में? हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक टाइप का हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एंजाइम है। इसमें प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट ये हीम हो गया। ये हीम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ये इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो पीछा ना छोड़े वो क्या कहलाएगा? कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप? सिकंदर जी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये प्रोस्थेटिक। बेटा ये हम कह सकते हैं कि प्रोटीन है, एग्जाम्पल देके समझाई जा रही है आपको, ये एंजाइम नहीं है हीमोग्लोबिन, ये दिमाग में रखिएगा। कल भी मैंने एक एग्जांपल दी थी एंजियोटेंसिनोजिन, वो भी एक एंजाइम नहीं थी, प्रोटीन थी, बस समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ? इसी तरीके से एक कुछ और भी प्रोटीन होती है ऐसी, साइटोक्रोम भी प्रोटीन्स हैं। साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, इनमें भी हीम पार्ट मौजूद होता है। ठीक है, ऑल्दो ये एक प्रोटीन, एक एंजाइम नहीं है, प्रोटीन जरूर है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम के दो पार्ट हो गए, कौन से? एक तो हो गया एक्टिव साइट और दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट। यहां तक कोई सवाल, कोई बात? आगे बढ़े। तीसरा पार्ट क्या है? ये एलोस्टेरिक साइट। देखें, एलो का मतलब होता है अधर, और स्टेरिक का मतलब समझते हो आप? साइट, अधर साइट। एक ऐसा साइट एंजाइम के ऊपर, एक ऐसा गड़ा जो कि एक्टिव साइट से कहीं और हो। आपको ये वाला दिख रहा है पार्ट? ये वाला जो पार्ट है ना, जो एक्टिव साइट को छोड़कर कहीं और है,
ये कहलाता है राजा बेटा एल्लोस्टेरिक साइट। एल्लोस्टेरिक साइट, इसका काम क्या है? देखें कल हमने पढ़ा था ना एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसका काम क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या कर रहा था याद है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को आपस में मिलवा के क्या बना रहा था? नो, H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसको इसकी एक्टिविटी किसने बढ़ाई थी? इसकी एक्टिविटी किसने बढ़ाई थी? इसकी एक्टिविटी किसी आयन ने बढ़ाई थी? जिंक ने। जिंक ने इसकी एक्टिविटी बढ़ाई थी ना। अब जिंक जो अटैच्ड होगा ना, क्योंकि एक्टिव साइट पे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिव साइट में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अटैच्ड है। ये जो जिंक है ना, ये इसकी एलोस्टेरिक साइड में अटैच्ड होगा और ये एलोस्टेरिक साइड में अटैच्ड होकर के इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। यस, ऐसा समझे, ठीक है जी, इसको बूस्ट अप कर देगा। और आपको याद रखना है कि जो इनहिबिटर होते हैं वो भी यहाँ पर अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो जो बायकार्बोनेट आयन थी वो भी यहाँ पर अटैच्ड होगी और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी। ये कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। ये यहाँ तक हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर था। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें याद रखनी है, देयर इज एक्टिव साइट, देयर इज स्ट्रक्चरल पार्ट एंड देयर इज एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट क्या होगी सेकंड साजिद? फिट होगा। इसके कितने पार्ट है साजिद अपना यासिर? कौन से? एक्टिव साइट। ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन से बने हुए क्या कहेंगे उन्हें? सिंपल एंजाइम। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद होने क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड। और दूसरा नाम होलो एंजाइम। इसका प्रोटीन पार्ट क्या कहलाएगा? हाँ, एको एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। इफ द कोफैक्टर इज एन ऑर्गेनिक आयन और हमेशा के लिए परमानेंटली अटैच्ड है तो क्या कहलाएगा वो कोफैक्टर? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ये लूजली बाइंड है तो ऑर्गेनिक है, लूजली बाइंड है तो लूजली बाइंड, वो कोफैक्टर क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक होगा जी, कोएंजाइम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे अब एंजाइम का एक्शन देखते हैं। देखें आपको ये आपके सामने एक एंजाइम है प्यारा सा, ठीक है, और ये अपनी जिंदगी से बड़ा खुश है, ठीक है, इसको पढ़ाई की टेंशन नहीं है, खुश है ये बहुत। अच्छा देखें ये आपके सामने एक एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या है एंजाइम का प्यारा सा? सबस्ट्रेट। एंड ऑफ कोर्स दिस साइड क्या है? एक्टिव साइड। एक्टिव साइड और सबस्ट्रेट जब आपस में कंबाइन होंगे इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राजा बेटा ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या क्या मौजूद है अपना सतीश? एंजाइम और सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं ना तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, पता है उसे हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब आपको पता है कि जो एक्टिव साइट है उसकी कितनी साइट, कितने पार्ट होते हैं? कौन से? बाइंडिंग साइट बॉन्ड बनवाएगी और कैटालिटिक साइट क्या करेगी? ब्रेक करेगी। सबस्ट्रेट अगर ब्रेक हो गया तो अब ये क्या कहलाएगा? अगर एक बार ब्रेक हो गया ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। सही बोल रहे हैं यासिर? सही बोल रहे हैं, चले जी सही बोल रहे हैं। ये देखें प्रोडक्ट अब तक हटा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? बड़ा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये बात समझ में नहीं आई। देखो ये एंजाइम है और एंजाइम के साथ ये ग्रीन पार्ट है, ये देखो अलग हो गए, ये क्या कहलाएंगे? अभी ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। और ये क्या है? एंजाइम। अब तक ये दोनों अटैच्ड है ना एक दूसरे के साथ, ये कहलाएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या बना था हमें बताएंगे साजिद। साजिद ये क्या था? एंजाइम इसके साथ सबस्ट्रेट, इसके बाद क्या बना? कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बना? और उसके बाद लास्ट में क्या बना? एंजाइम और प्रोडक्ट। ठीक है, और देखो एंजाइम जैसा खुश था वैसा का वैसा एंड में भी खुश है। तो इससे प्रूव होता है कि एंजाइम इनिशियल पार्ट ऑफ द रिएक्शन में और फाइनल पार्ट ऑफ द रिएक्शन में एज इट इज रहते हैं केमिकली। उनके स्ट्रक्चर में, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, ठीक है। ये देखें, अच्छा हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। ये एग्जांपल बार बार क्यों ली जा रही है? क्योंकि ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके लिए एंजाइम कौन सा लिया जाए? इनके लिए एंजाइम कौन सा लिया जाए? एंजाइम इन दोनों के लिए, इन दोनों को कंबाइन करवाने के लिए। जिंक एंजाइम तो नहीं है, जिंक तो उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यस ये है एंजाइम। अच्छा जी,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, एंजाइम। अपना सिकंदर जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, नो, एक्टिव साइड में अगर इन हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इनको मैं अगर ऐसे लिखूं, कोई एतराज तो नहीं है आपको, कोई एतराज तो नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट, और यहाँ पर ये आ गया सबस्ट्रेट और ये आ गया एंजाइम, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला हमें मिल जाएगा H2CO3 जो कि प्रोडक्ट है, स्टिल एंजाइम इसके साथ अब तक अटैच्ड है, ये क्या कहलाएगा साजिद, ठीक है जी। अब देखें, अब हमारे पास एंजाइम अलग हो जाएगा जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस है हमारा प्यारा सा, और H2CO3 अलग हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट। ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और एक एग्जांपल से हमने इसको क्लियर किया है। एंजाइम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास मॉडल है, ठीक है, दो मॉडल है, एक है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। टाइम की थोड़ी पाबंदी है, लॉक एंड की मॉडल आज पढ़ लेते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉक एंड की मॉडल है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये दिया किसने था, ये दिया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एमिल फिशर, यस, एमिल फिशर इन द ईयर 1898। अगेन मैं आपको बता दूं 1878 में एंजाइम डिस्कवर हुए थे, 1982 में राइबोजाइम डिस्कवर हुए थे, ठीक है, 1898 में ये मॉडल मिला था। एयर अगर आप याद रखें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज पूछे नहीं क्या कहिए। लॉक एंड की मॉडल, अच्छा, इस मॉडल का कहना ये है, एमिल फिशर का कहना ये है, जिस तरीके से हमारे पास लॉक होता है और की होती है, एक लॉक एक स्पेसिफिक की के साथ ही अनलॉक होता है, दोनों कानों से बात सुनिएगा, ठीक है जी। उस लॉक के अंदर बहुत सारी चाबियां घुस सकती हैं, इन हो सकती है, लेकिन लॉक अनलॉक तब ही होगा, खुलेगा तब ही जब उसमें अप्रोप्रिएट चाबी, जो अप्रोप्रिएट की है वो हम उसमें इन करें, ओरिजिनल की है वो इन करें। ये आपको बात समझ में आ रही है। उन्होंने कहा है सेम रिलेशनशिप एंजाइम और सबस्ट्रेट का है, ये जो एंजाइम है ना ये लॉक है और इसका सबस्ट्रेट क्या है, की है। ये कह रहा है कि जब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइड में इन होगा तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो ही ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ही ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो ही एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। अच्छा, तो इनसे जब पूछा गया कि भाई पता कैसे चलता है एंजाइम को कि ये एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट है या नहीं है, उन्होंने कहा बड़ा ही सिंपल है, देखो एक्टिव साइट है ना, क्योंकि एक्टिव साइट में स्पेशल चार्जेस की अरेंजमेंट होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके सबस्ट्रेट पर कौन से चार्ज होने चाहिए, नेगेटिव। देखो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होंगे तो ही इनके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी, तो ही आगे मामला होंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा सबस्ट्रेट है, शेप इसकी भी सेम है, ठीक है, लेकिन इस पर चार्जेस अगर पॉजिटिव हो, क्या ये इसकी एक्टिव साइड में इन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो इसी तरीके से, जिस तरीके से एक ताले में चाबियां तो बहुत सारी इन हो जाती है, लेकिन उसको खोल वही चाबी पाती है जो कि उसके साथ जो कि सही चाबी हो। इसी तरीके से एंजाइम के एक्टिव साइट में अलग अलग सबस्ट्रेट आ सकते हैं, लेकिन रिएक्शन वही सबस्ट्रेट स्टार्ट करेगा जो कि एप्रोप्रिएट हो, जिसकी चार्जिंग बॉन्डिंग अलाउ करती हो, वो भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला है ना, ये न्यूट्रल है, भले ही इन होके बैठ जाए कुछ भी कर दे, लेकिन ये कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे ये जो एंजाइम है, ठीक है, इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमें बताएंगे सिकंदर, सिकंदर इसमें कौन सा वाला सबस्ट्रेट इन होगा, फर्स्ट वाला, मिड वाला या लास्ट वाला, जी सेकंड वाला, लास्ट वाला। इन तो तीनों हो सकते हैं, रिएक्शन कौन सा स्टार्ट करेगा सतीश, लास्ट वाला, क्योंकि इस पर इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। ये बात समझ में, तो ये है लॉक एंड की मॉडल। लेकिन इस लॉक एंड की मॉडल की लिमिटेशन है, गलत नहीं है, लिमिटेशन है, पाबंदी है। वो पाबंदी ये है कि इसमें हमें एंजाइम के फिजिकल कांटेक्ट के बारे में पता चलता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के फिजिकल कांटेक्ट के बारे में पता चलता है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब, देखो स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसका स्ट्रक्चर फिट होगा तो ही जो है रिएक्शन स्टार्ट होगा। देखिए जब हम चाबी ताले में इन करते हैं, ताले की शेप में कोई चेंज आता है, ताला मुड़ता है, कोई होता है ताले को, एज इट इज रहता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लागू करेंगे तो ऐसा ही होगा ना कि एंजाइम में जब की यानी एंजाइम में जब सबस्ट्रेट इन होगा तो एंजाइम वैसा का वैसा रहेगा, लॉक एंड की के मॉडल के हिसाब से ऐसा ही रहेगा, खुल जाता है। शेप में कोई चेंज आती है, नहीं आती ना। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोटीन फ्लेक्सिबल है, वो ताला रिजिड है। इस मॉडल के हिसाब से तो एंजाइम सख्त हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एंजाइम सख्त नहीं है, एंजाइम रिजिड नहीं है, एंजाइम फ्लेक्सिबल है। हम आगे चल के देखेंगे जब जब एंजाइम के एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट इन होता है ना, उसके साइड में उसके स्ट्रक्चर में शेप में थोड़ी चेंजिंग आती है। जिस तरीके से आपके मुंह में बड़ा निवाला आ जाए, मुंह की शेप चेंज होगी ना, ये माउथ फ्लेक्सिबल है। इसी तरीके से एंजाइम के मुंह में भी बड़ा निवाला डाला जाएगा ना, तो उसके नहीं चेंज आता है, और उससे एंजाइम को पता चलता है कि हाँ भाई सबस्ट्रेट आ गया, रिएक्शन स्टार्ट करो, क्या सोया हुआ हूं मैं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिजिकल कांटेक्ट के बारे में बताता है, यानी एंजाइम रिज्ड है, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। नहीं, एक्टिव साइट जो है वो उन्हीं एंजाइम को अलाउ, उन्हीं सबस्ट्रेट को अलाउ करेगी जिनकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो। लेकिन ये जो रिलेशनशिप बता रहे हैं ना एंजाइम और सबस्ट्रेट का, वो फिजिकल रिलेशनशिप बता रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग एंजाइम रिज्ड है, एंजाइम की शेप में कभी चेंजिंग नहीं आएगी। इस मॉडल डेफिनेट है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन्स जो है वो उनमें चेंजिंग होती है, अगर एंजाइम प्रोटीन है तो उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगी, फ्लेक्सिबल होगा। आर यू गेटिंग मी? देखें, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, ये इसका मुंह है, ये रेक्टेंगल इसके मुंह में आया, देखो उसका मुंह ओपन हो गया। ये चेंज होता है एंजाइम की बॉडी के अंदर, और इस चेंज से ना एंजाइम जग जाएगा कि हाँ काम परफॉर्म करना है। हल्का फुल्का सा चेंज जरूर आएगा। जी हाँ, ठीक है जी, आ रही है बात समझ में। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम डिस्कस किया।